नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी चैनल में। काफ़ी समय लग गया इस बार वीडियो आने में, थोड़ा सा समय भी कम था और कई चीज़ों में व्यस्त होने की वजह से ही देरी हो जाती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा के अच्छे से अच्छा टॉपिक ही आपके सामने लाया जाए। हमारे देश की घटनाओं को लेकर हमारी आज तक की जो भी प्रेडिक्शंस हुई हैं या दुनिया की प्रेडिक्शंस जो भी हमने करी हैं आज तक, परमात्मा की दया से, ईश्वर की दया से, सरस्वती माँ की दया से सारी की सारी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं। जिनके भी हमने एनालिसिस किए हैं वो ठीक गए हैं, भले वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भले वो भारत के बारे में हो, भले वो बीजेपी के बारे में हो, भले वो राहुल गांधी के बारे में हो, भले वो दुनिया के बारे में हो, या जो भी दुनिया में सिचुएशन बनी हुई है। टाइम टू टाइम बड़ी घटनाओं के साथ हम नए नए विश्लेषण लेके आते रहते हैं और आज भी हम एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण लेके आ रहे हैं, जो है हमारे करंट चीफ जस्टिस जो कल ही सवेरे गया और आज उनका पहला दिन था, DY चंद्रचूड़ का, जिनके बारे में सबको पता है कि उनके पिता जो है सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे भारत के, और ये भी काफ़ी लंबे समय तक 2 साल के तक रहने वाले हैं। और वो अपने विवादों भरे कई निर्णयों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आज हमने उनकी कुंडली के बारे में विश्लेषण किया। मोस्टली जो कुंडलियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं तो लोग 12 बजे के समय से उसको गिन लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उसको उनके अगर सर्कमस्टांसेस के साथ या कुछ इंसिडेंट्स के साथ मैच किया जाए तो राइट कुंडली के पास पहुंचा जा सकता है, जैसे हमने राहुल गांधी की कुंडली में किया था। तो मैंने कोशिश की है कि एज़ पर वट एवर द डिटेल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उसके हिसाब से उनकी क्या कुंडली होनी चाहिए। बिकॉज उनके फादर का घर बड़ी प्रोमिनेंट प्लेस पे था, तो उनके फादर के घर में हमने सन और मार्स को स्टेबलेट किया, जो कि जुपिटर के और जुपिटर के नक्षत्र में है। तो मुझे जब ये प्लेसमेंट ठीक लगी तो बाकी की घटनाओं को भी मैच किया, तो मैंने इस कुंडली को उनकी राइट कुंडली समझा है और हम कोशिश करते हैं अब इसको एनालिसिस करने की। भारत के बारे में हमने बोला था बीच में कि इनके 2 साल अच्छे नहीं हैं। कोइंसिडेंटली देखिए कि राहुल गांधी की भी जो हमने कुंडली एनालिसिस की थी वो भी हमने उनको बताया था कि किस तरह से वो 2026 में एक विश्व विख्यात लीडर हो जाएंगे। इसी तरह हमने बीजेपी की कुंडली भी देखी थी। तो बीजेपी की और भारत की कुंडली में एक कॉमन बात थी कि मून की यानी कि चंद्रमा की महादशा चल रही थी और प्रत्यंतर जो अंदर के अंतरदशा जो चल रही थी, एक में सैटर्न की चल रही है और एक में केतु की अभी दिसंबर में आने वाली है, जिसके बारे में हमने कहा था कि भारत के लिए ठीक नहीं है और हमारे जो मित्र देश हैं उनसे हमारे संबंध काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। और जब इस तरह की कोई भी बात होती है या कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को ही ब्लेम किया जाता है। तो गवर्नमेंट अगर बीजेपी लीड कर रही है तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें, और शायद इन दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो भी रही हैं जो उनकी फेवर में नहीं जा रही। अब कोइंसिडेंटली देखिए कि ये जो हमने कुंडली बनाई तो इसके अंदर भी जो महादशा चल रही है DY चंद्रचूड़ की, वो मून की चल रही है जिसके अंदर राहु है। अब हम एक और अच्छी चीज़ बताते हैं, अगर कोई और एस्ट्रोलॉजर इसको जो नक्षत्रों का ज्ञान नहीं रखते या नक्षत्रों में बिलीव नहीं करते या लाल किताब के हिसाब से चलते हैं, वो इस कुंडली को खराब मान लेंगे बिसाइड इस योग के जो उनके पिता के खाने में आ रहा है। अब इसमें सैटर्न जो है 12वें घर में है, केतु और चंद्रमा साथ में है। जब केतु और चंद्रमा साथ में हो तो एक तरह से ग्रहण दोष हो जाता है, तो आपके मन के सारे डिसीजन ही खराब होने चाहिए। तो ये किसी भी तरह से आदमी तरक्की कर ही नहीं सकता। उसके बाद राहु और शुक्र साथ में है तो ये आदमी गलत संगत में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से जो कॉमनली जो एनालिसिस होता है वो इस तरह की बात का होता है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि खासियत क्या है, किस वजह से वो चीफ जस्टिस की पोस्ट पे पहुंचे हैं और वो क्यों हटकर हैं। बाकी जितने भी चीफ जस्टिस आपने देखा होगा नॉर्मली बायस तो नहीं रहते, तो लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी चीज़ों को लेके कि मैं कंट्रोवर्सी में ना हूँ जैसे कि, और वो अपना कार्यकाल, क्योंकि कार्यकाल के बाद भी जीवन है तो ये कई चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। तो मैंने इस तरह से देखा है कि बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं कभी कभी वो कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ के तरीके से ले जाते हैं और वो बोल्ड डिसीजंस नहीं दे पाते जो उनको देने चाहिए। आज ही एक डिसीजन उनका एक आया जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, तो और चर्चा का विषय है, यूट्यूब पे और हर जगह पे फ्लडेड है। तो उसके बाद जुपिटर और बुध भी इनके जो हैं यहाँ बैठे हैं। अब जुपिटर और बुध की बनती, लेकिन 11वें घर में आके वो अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं। अब इस कुंडली की अगर एनालिसिस करूँ तो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 2-2 ग्रह कई जगह बैठे हुए हैं। अब देखिए सैटर्न को छोड़ दूँ तो 2 ग्रह यहाँ, 2 ग्रह यहाँ, तीसरे और 11वें में, 10वें में 2 ग्रह बैठे हुए हैं उच्च के होके। उसके बाद 2 ग्रह जो है इनके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है
कि इनकी खासियत ये है कि ये लोग सिमिलर नक्षत्र में बैठे हुए हैं क्या, जबकि एक खाने के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। कभी कभी ये वाला ग्रह दूसरे नक्षत्र में होता है, दूसरे नक्षत्र में होता है। तो यहाँ पर ये जो सैटर्न के नक्षत्र में बैठे हुए हैं मून और केतु, तो यानी कि सैटर्न को इनकी फेवर का बना दिया। तीसरे घर में बैठा हुआ आदमी अगर सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हुआ मून है तो वो आदमी बहुत ही ग्राउंडेड पेट लवर होगा। उसके बाद ठीक हल्का फुल्का मतलब ही उसको पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि आने वाली स्टोरी क्या है, यानी कि वो पिक्चर देख के स्टार्ट में समझ आता है कि इसका एंड क्या है। तो इसी वजह से चंद्रचूड़ साहब अगर कोई काम करते होंगे तो वो अपना माइंड पहले से उनको प्रिपेयर पड़ा हो जाता है कि उनको पहले ही पता लग जाता है कि एक्चुअली इस केस की या इसका डिसीजन कैसा होना चाहिए, इसकी रियलिटी क्या है। ये इस नक्षत्र और केतु की वजह से है, और इसीलिए वो केतु मन में साथ होने से, जो कि मंगल की छाया का होना चाहिए, हालांकि वो कामली इस चीज़ को डिसीजन है, कोई गुस्सा वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, बिकॉज ऑफ द सैटर्न नक्षत्र। नहीं तो केतु उग्र हो जाता, जैसे कि वायलेंट हो सकता था। तो वो वायलेंट को बड़े ही तरीके से ऐसे मतलब अपने गुस्से को बड़े तरीके से इजहार करके केतु की वजह से अपने डिसीजन बोल्ड होते हैं उनके, और ऐसे और भी होंगे। अब आ जाते हैं सैटर्न पर। सैटर्न 12वें घर में जब भी हो तो मोक्ष का करो, तो बहुत ही हम्बल आदमी है, ग्राउंडेड आदमी है, और अपने विचारों को किसी दूसरे को हार्म करके फ़ायदा पहुंचाने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नुकसान कर दूं, और वो गरीबों के लिए भी सोचेंगे, और न्यायपालिका में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आएंगे और अच्छे डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे अगले 2 साल के अंदर। अब आ जाते हैं इनके 11वें घर में, जो कि है जुपिटर और बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये भी सैटर्न के नक्षत्र में, लेकिन ये सैटर्न के अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी है, और जो उनकी कुंडली अवेलेबल है। और अनुराधा नक्षत्र का मतलब होता है मित्र। मित्र मतलब कि अभी वैसे जैसे कि वीनस भी अनुराधा नक्षत्र में एंट्री कर रहे हैं, और अनुराधा नक्षत्र होता है मित्र। मित्र नक्षत्र का मतलब ये है कि वो अपने जो उनके माइंड में फेवरेबल, जिसको भी फेवर देना चाहिए वो ऐसा फेवर देंगे कि जैसे कि जिसको न्याय की ज़रूरत है, कि ताकि किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और किसी का, और वो इसको कंट्री के लिहाज से फेवरेबल देख के चलेंगे, ना कि वो किसी इंडिविजुअल की हेल्प करेंगे। वो देखेंगे कि देश के हित के लिए क्या है, बिकॉज ऑफ द जुपिटर। अब जुपिटर की 1, 2, 3, 4, 5वीं निगाह यहाँ भी है, इस योग को और बल दे रहा है और उनके मन को भी और बल दे रहा है यहाँ पर। और आप देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से बुध की भी, और वो भी सैटर्न की वजह से। सैटर्न हमेशा न्यायपालिका कारक है, तो 2-4 ग्रह उनके सैटर्न के साथ सैटर्न के नक्षत्र में है, जिसकी वजह से उनके दोनों पे बेटे भी लॉयर ही हैं, और वो भी उन्हीं के कर्मों पे चलने वाले होंगे। लेकिन हो सकता है वो जज ना बने या कुछ ऐसा ना बने, लेकिन उनका काम और कार्यशैली बहुत ही सुलझी हुई और साफ़ सुथरी ही होगी। अब आ जाते हैं उनके पिता वाले घर में, जहाँ पर मार्स है 1, 2, 3, 4। वो बड़े ही डोमिनेटिंग आदमी थे, उसके बाद डोमिनेटिंग अपने आप में भी थे, लेकिन अच्छे और बढ़िया इंसान थे। उसके बाद 8वीं दृष्टि फिर से मंगल की यहाँ होने की वजह से, जो कि जुपिटर के घर में है। मैंने आपको बोला कि उनकी संतान जो है और उनके अपने कर्म भी अच्छे ही हैं। अब आ जाते हैं राहु और शुक्र के ऊपर, जो उनके भाग्यस्थान में है। केतु को भी देख रहे हैं, मून को भी देख रहे हैं। इसलिए हर डिसीजन के अंदर एक चैलेंजिंग जजमेंट लाना उनकी एक नेचर है, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं। देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही चीज़ के लिए मानी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल तो रोज़ चेंज नहीं होते, संविधान रोज़ नहीं लाई जा सकते, लेकिन जो नीचे के जजमेंट्स को तोड़ मरोड़ के एक नई जजमेंट क्रिएट की जाती है, जिस जजमेंट के आधार पे बहुत सारे केसों के फैसले होते हैं। वो जजमेंट्स के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को याद किया जाता है। और वैसे भी ऐतिहासिक फैसलों का मतलब ही जजमेंट्स का होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही आती हैं, जो कि बहुत सारा समय और बहुत सारे न्याय को तेज़ी से करने में हमारी मदद करती हैं। और इस तरह की जजमेंट्स आपको आने वाले 2 साल में बहुत सारी मिलने वाली हैं। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब होने वाला क्या है। देखिए मून में राहु की उनकी अंतर्दशा चल रही है तीसरे महीने 2023 तक, जिसमें अभी 5 महीने बाकी हैं, और इन 5 महीनों में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, वो उस हद तक चले जाए बिकॉज ऑफ राहु, लेकिन उसके लिए उनका ही नुकसान हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे, बिकॉज पब्लिकली और कई जगह उनको बुराई मिले, बिकॉज उनका राहु बहुत अच्छे नक्षत्र में बैठा। यहाँ पर दोनों का परिवर्तन योग के होने की वजह से और सैटर्न होने की वजह से ये
बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है कि यहाँ तक भी हो सकता है कि उनको हटाने की बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद मून में जुपिटर आते ही उनके सारे फैसले बहुत वेलकम किए जाएंगे, देश में बहुत वाहवाही होगी और वन ऑफ द बेस्ट जजेस में उनको काउंट किया जाएगा। और आने वाले टाइम में इतिहास के अंदर ये जो दौर है 2 साल का, जुडिशरी के लिए बहुत बड़े परिवर्तन लेके आएगा। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं इसके लिए। अगर हमें जुडिशरी के अंदर इस तरह के निर्णय चाहिए जिससे कि देश का भला हो सके, और हमें इस चीज़ की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। नमस्कार, इस तरह के और प्रोग्राम्स हम लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।